नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। आप जानते ही हैं हम गुजरात में सौराष्ट्र टूर कर रहे हैं। कल सुबह हम सासनगीर से चले और रात के समय हम दीव पहुंचे। दीव हम जानते ही हैं यूनियन टेरिटरी है दमन दीव। दमन यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है, समझ लीजिए 600-650 किलोमीटर दूर है। तो दमन हो गया सूरत के पास और दीव हो गया यहाँ पर सोमनाथ जी के पास। और कल हमने देखा हम गिर से 100 किलोमीटर का सफ़र करके यहाँ पर पहुँचे। आज दिन भर हम यहाँ पर घूमेंगे। दिन की शुरुआत हम घोगला सी बीच से कर रहे हैं। अभी हमने पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी है। अभी हार्डली हम 50 कदम ही आगे आए हैं। सी बीच मेरे को यहाँ पर सामने दिखाई दे रहा है। चलिए पानी के पास चलते हैं और समुद्र के पानी को नज़दीक से देखते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। सबसे पहली चीज़ जो मैं नोटिस कर रहा हूँ वो है बीच पे साफ सफाई। इंडिया में कुछ सिलेक्टेड बीचेस हैं जिनको ब्लू फ्लैग रिकग्निशन दी गई है। ब्लू फ्लैग रिकग्निशन पाने के लिए आपको कुछ पैरामीटर्स पे क्वालिफाई करना होता है और उनमें से एक बड़ा पैरामीटर होता है साफ सफाई। तो वो तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये वो सिलेक्टेड बीचेस में से एक है जिसको ब्लू फ्लैग रिकग्निशन है, मैंने आपको अभी बताया। चलिए पानी के पास चलते हैं और कुछ देर इंजॉय करते हैं। पानी में खड़े होकर अच्छा लग रहा है। समुद्र का पानी थोड़ा ठंडा भी है। सामने मेरे को कुछ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती हुई दिखाई दे रही हैं। चलिए सामने चलकर पता लगाते हैं। मैंने यहाँ पर आगे इनसे पता लगाया, अगर आप बनाना राइड करना चाहते हैं तो उसका चार्ज एक आदमी का 250 रुपये है। 5 लोग रहते हैं। अगर आपको ऐसे जेट स्की चलाना है, दूर जो आपको बोट दिखाई दे रही है वहाँ से घुमा के वापस यहाँ तक लेके आते हैं, जिसमें 2 से 3 मिनट या 4 मिनट लगते हैं। एक आदमी का चार्ज है उस पर 300 रुपये। अगर आपको मोटर बोट में जाना है तो एक आदमी का चार्ज 200 रुपये। तो आप लोग सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे रहते हैं। सुबह कितना 8 साढ़े 8 बजे से और शाम को 6 साढ़े 6 तक। वेरी गुड। देखिए यहाँ पर सैंड गीली है तो यहाँ पर चलने का जो अनुभव है ना तो बहुत डिफरेंट है। अब ऐसा लग रहा है मैं जैसे कुशन के ऊपर चल रहा हूँ और ऐसे बाउंसिंग हो रही है। अब जैसे हल्का सा मैंने कदम रखा और पाँव का निशान पड़ गया और ये चीज़ बड़ी मज़ेदार है। हालांकि ये चीज़ तो हर सी बीच में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे मुझे उसका अनुभव थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। मज़ेदार, अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे आना। कुछ देर और घूमेंगे फिर हम यहाँ से फोर्ट विजिट को जाएंगे। हम फोर्ट को जा रहे थे, रास्ते में मैंने बस स्टैंड देखा। यहाँ पर मैं कुछ पता लगाने के लिए रुक गया। यहाँ से अगर आप राजकोट या अहमदाबाद जाना चाहते हैं तो एक बस तो दोनों डेस्टिनेशन की सुबह की है 7:30 बजे 8:30 बजे और एक बस शाम के समय की है। टिकट है राजकोट की लगभग 450 रुपये और अहमदाबाद की 700 रुपये। इस तरह से सामने जो बस खड़ी है ना वोल्वो, ऐसी बस रहती है। अगर आप नज़दीक में वेरावल जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लोकल बस लेनी होगी जिसकी सर्विस हर 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे के अंदर है। ट्रेन की जर्नी करके फिर दीव आना चाहते हैं तो आपको जो बड़ा रेलवे स्टेशन मिलेगा वो वेरावल में मिलेगा, जो यहाँ से 90 किलोमीटर दूर है। वेरावल पहुँचने के लिए नज़दीक में एक छोटा रेलवे स्टेशन है जिस जगह का नाम है देलवाड़, जो गुजरात में पड़ता है। यहाँ से देलवाड़ 10 किलोमीटर तक आप जाइए और वहाँ से लोकल ट्रेन लेके आप वेरावल जा सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ से फोर्ट को चलते हैं। हम दीव फोर्ट पहुंच चुके हैं। आज की डेट में यहाँ पर फोर्ट विजिट करने के लिए कुछ भी एंट्री टिकट नहीं है। मतलब आप आइए फोर्ट विजिट करके वापस चले जाइए। लेकिन सुना है कुछ महीनों में यहाँ पर एंट्री टिकट स्टार्ट होने वाली है। चलिए फोर्ट के अंदर चल के मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। अभी देखिए फोर्ट के अंदर तो हम नहीं गए, बाहर की तरफ बैठ के आपको ये नज़ारा दिखा रहे हैं और इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। पोर्चुगीज़ लोग क्या करते थे, यहाँ आने के लिए बोट पे आया करते थे। कुछ देर पहले हमने आपको सी बीच जो दिखाया ना, वहाँ से वो लोग बोट पकड़ते थे और 2 किलोमीटर का सफ़र करके यहाँ पर फोर्ट में आ जाते थे। यहाँ आके अपनी एडमिनिस्ट्रेशन रन करते थे,
पूरे साल का जो अनाज भंडार है वो यहीं पे सामने रख लिया करते थे, साल का या 6 महीने का, जैसा भी उनकी स्टोरेज स्पेस थी, जिससे कि उनको खाने पीने की सुविधा बनी रहे। यहाँ पर आपको चारों तरफ समुद्र दिखाई देगा, क्योंकि इस समय हम आइलैंड में है, दीव आइलैंड। आज की तारीख में तो यहाँ पहुँचने की सुविधा ये है कि 2 फ्लाईओवर्स हैं जिनको पार करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। एक फ्लाईओवर तो आपको सामने दिखाई दे रहा है, एक इसके पीछे की तरफ है। तो एक तरफ से अगर आप पार करके जाएंगे तो आप सोमनाथ जीप चले जाएंगे, दूसरे फ्लाईओवर के लेंगे तो आप भावनगर जा सकते हैं। तो यानी गुजरात की कनेक्टिविटी इन 2 ब्रिजेस से है। यहाँ बैठ के मैं आपको एक और व्यू दिखाता हूँ। सामने देखिए आपको वाइट कलर का थोड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है। बेसिकली वो कह सकते हैं वॉच टावर है। एक यहाँ ऊपर है और एक यहाँ है। टोटल किले में 4 वॉच टावर्स हैं, जिनमें से 2 हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली एनीमे पे नज़र रखने के लिए ये वॉच टावर्स इस्तेमाल करते थे। 2 हमें यहाँ पे तोपें भी दिखाई दे रही हैं। ये सब तो है जो यहाँ से हमें दिख रहा है। पूरे किले में ना 40 तोपें हैं। इस समय देखो जिस तोप के पास हम खड़े हैं ना, हमें किसी ने बताया ये अष्ट धातु से बनी है। तो इस पे आप हाथ लगाओगे तो आपको गर्म महसूस नहीं होगा। वाकई ऐसा गर्म जैसा तो नहीं लग रहा। और यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ सैनिक तैनात रहते थे कि सामने से अगर कोई शिप आ रही है तो उस पर तोप से आक्रमण किया जा सके। और जो मैंने आपको बताया था नीचे से वॉच टावर जैसा मैं फील हो रहा था नीचे से, तो यहाँ पर ऊपर आके वो हम देख रहे हैं। तो कुछ लोग वहाँ से फोटोग्राफी भी करवा रहे हैं, वहाँ खड़े होकर नीचे से फोटो ले रहे हैं। तो मैं भी ऊपर की ओर जाता हूँ। सामने देखो आप, व्हाट अ व्यू। पिछले आधे पौने घंटे में जब से हम इस किले में आए हैं, व्यूज़ तो सारे हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पर हम ऊपर खड़े होकर देख रहे हैं, इसको बुर्ज बोलते हैं, यहाँ से देख रहे हैं, ये व्यू तो ऑसम है। सामने देखो पानी कोठा मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद थोड़ी देर पहले हम वहाँ पर नीचे खड़े थे, वहाँ से हमने एंट्री ली। टू गुड, सो ब्यूटीफुल। सामने देखिए आप, वॉच टावर है। हम इसके बाद वॉच टावर नज़दीक से देखने जाएंगे। यहाँ पर कुछ कुर्सियाँ रखी हुई दिखाई दे रही हैं, कुछ स्पीकर रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल तो लाइट एंड साउंड शो नहीं हो रहा, लेकिन देख के लग रहा है जल्द ही आने वाले कुछ महीनों में लाइट एंड साउंड शो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। लो जी, हम वॉच टावर के पास पहुँच गए। यहाँ पर आके मैं एक चीज़ महसूस कर रहा हूँ, जैसे हम किले में हाइट वाली जगह आते हैं ना, तो हमको दूर दूर तक समुद्र दिखाई देता है। अब यहाँ पे खड़े होके ना मेरे को तीनों तरफ का समुद्र दिख रहा है। मेरे राइट में सीधे, मेरे लेफ्ट में ऑलमोस्ट समझ लो 270 डिग्री अरेबियन सी, और थोड़ा सा एक हिस्सा है जहाँ पर खाई है। आपको हल्का सा खाई में यहाँ से दिखाता हूँ। इधर से देखिए, ये नीचे अब मैं आपको दिखाता हूँ पोर्चुगीज टाइम का किले के अंदर का जो कोर्ट था ना, वो ये जगह है। तो गांव में अगर कोई मामला होता था जिसमें कोर्ट हियरिंग की ज़रूरत होती थी, तो यहाँ पे सुनवाई होती थी। हम एक और पॉइंट पे आए हैं। यहाँ पर भी तो कुछ तोपें हैं। यहाँ पर डिफरेंट चीज़ मैं क्या देख रहा हूँ कि तोपों के पीछे बंकर बने हुए हैं। तो मुझे किसी ने बताया कि ये तोपें ना इतनी आवाज़ करती थी फायरिंग के समय कि सैनिकों के ना कान के पर्दे फट जाए। तो उसके लिए सैनिक क्या करते थे, तोप को फायर पे लगाकर खुद बंकर में फटाफट नीचे चले जाते थे, जिससे कि उसकी आवाज़ उनके कानों में तकलीफ ना दे। अच्छा, अब तोप तो मैंने आपको दिखाई। अब यहाँ खड़े होकर आप एक बार समुद्र का ये नज़ारा देखो, कितना औसम है। समुद्र की लहरें यहाँ से हमें महसूस हो रही है, और हम हाइट से देख रहे हैं ना, तो बड़ा मस्त एरियल व्यू आ रहा है। सुपर्ब।
यहाँ पर भी काफ़ी सारी तोपें हैं। तो जब से हम इस किले में घूम रहे हैं ना, मैं देख रहा हूँ कि जहाँ पर हाइट है वहाँ पर तोप है और तोप का निशाना सामने समुद्र की ओर है। एक चीज़ आप और देखो, यहाँ पर 1624 की ये तोप है, ये हमें यहाँ पर देख के पता चल रहा है। हमने किला पूरा घूम लिया है, अब यहाँ से हम लंच करने को जा रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, जब मैं किला घूम रहा हूँ ना, तो मैं अपने मन में एक फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक पिक्चर बना रहा हूँ कि आज से 300-500 साल पहले कैसा होता होगा। जैसे सैनिक जब घोड़े पे बैठकर यहाँ ऊपर आता होगा, तो इतनी सारी जो आप सामने तोपें देख रहे हैं, इस पे ये लोग ड्यूटी देते होंगे, घोड़े को यहाँ बांधते होंगे। ऐसे पिलर्स हैं यहाँ पर, जहाँ पर तोपें हैं वहाँ ऐसी पिलर्स हैं। जैसे 2 पिलर तो हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो घोड़े को बांधने के लिए इस पिलर को इस्तेमाल करते होंगे। चलिए, अच्छा हमारा विजिट रहा यहाँ पे आना। अब चल के लंच करते हैं। हम दीव फोर्ट से चले और राइट हैंड साइड में समुद्र का नज़ारा लेते लेते आधा किलोमीटर आगे चलकर एक रेस्टोरेंट में आ चुके हैं। इस जगह का नाम है अपना होटल। फर्स्ट फ्लोर में बैठकर हम यहाँ पर लंच करने वाले हैं। मैंने अपने लिए यहाँ पर 2 फूड आइटम्स मंगवाई हैं। ये जो आप देख रहे हैं, इसका नाम है रजवाड़ी ढोकली और ये है काजू गाठिया। ये आप देखिए, रजवाड़ी ढोकली, काजू गाठिया। काजू की अच्छी खासी लोडिंग है। अब मेरे को ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर गाठिया के ऐसे बड़े बड़े पीसेस होंगे, लेकिन फ़िलहाल तो गाठिया नहीं दिखाई दे रहा, काजू काफ़ी ज़्यादा है। भैया इसमें वो कहाँ है, गाठिया होता है इसमें? गाठिया कहाँ है? दिख तो रानी, ये वाला गाठिया होता है। अच्छा, ये छोटा छोटा? ये गाठिया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये छोटा पतला पतला होता है। बहुत बढ़िया सब्जी है। काजू और गाठिया का कंबाइंड टेस्ट, कुक्ड इन काठियावाड़ी स्टाइल, अच्छा कॉम्बिनेशन है, टेस्टी है। क्या बात है, बहुत टेस्टी। आप ध्यान से देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये है जी, बेसन से तैयार करते हैं और उसके बाद ना इसको ऐसा स्टीम कर लेते हैं, ऐसी शेप इसको मिल जाती है। ये है ढोकली। तो रजवाड़ी ढोकली मतलब इसमें ऐसे करके ढोकली डाली हुई है और साथ में उसकी सब्ज़ी बनाई है। लोकल कुकिंग स्टाइल है। सब्ज़ी जो है ये दोनों मज़ेदार हैं। जितना मेरे को काजू गाठिया पसंद आया, उतना ही मेरे को ये रजवाड़ी ढोकली भी पसंद आ रहा है। दोनों का टेस्ट ऑसम है। मैं देख रहा था इनके मेन्यू कार्ड में कि ऐसी क्या चीज़ है जो पिछले कुछ दिनों में हमने नहीं खाई, तो मेरे को ये 2 चीज़ आइडेंटिफाई हुई, तो मेरे को लगा यही मंगाते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। हमारे आज की लंच की चॉइस काफ़ी अच्छी हो गई। जो यहाँ पर मैंने लंच में खाया ना, टेस्ट तो मज़ेदार है ही है। और उस टेस्ट को 4 चांद जो चीज़ लगा रही है वो ये है कि यहाँ पर बैठ के ना आप सामने सी व्यू देख सकते हो। सही लगता है, समुद्र किनारे आप बैठे हो और लंच कर रहे हो। लंच के साथ साथ छाछ हो जाए। सही है। तो लंच फिनिश करके मैं आपको कुछ देर में ज्वाइन करता हूँ। हमें काफ़ी लोगों ने बोला था जब आप दीव जाएंगे तो सेंट पॉल्स चर्च ज़रूर विज़िट करना। चलिए अंदर चलते हैं और आपको चर्च अंदर से दिखाते हैं। इस चर्च के बारे में मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन मुझे देनी पड़ेगी क्योंकि इस समय यहाँ पर फादर अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले आप ध्यान से नोटिस करिए जो बाहर का आर्किटेक्चर है, जो बाहर से दिखाई दे रहा है। मुझे याद है जब हम आज से 2.5 साल पहले गोवा गए थे, वहाँ पर हमने बॉम जीसस बेसिलिका में जो आर्किटेक्चर देखा था, वैसे ही सिमिलर आर्किटेक्चर हमें यहाँ बाहर से देखने को मिल रहा है। अंदर जाके
जब हमने आर्किटेक्चर और डिज़ाइंस देखे तो काफ़ी अच्छा लगा। स्पेशली डिज़ाइंस के अंदर जो प्रिसिशन है, एलिगेंस है और सिमेट्री है, काबिल तारीफ़ है। मैंने यहाँ पर वुड डिज़ाइंस भी देखे, वुड पे जो कार्विंग की गई है वो भी देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, अगर फादर हों तो फादर से एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी जानते हैं चर्च के बारे में, अदरवाइज़ फादर जैसे अभी दोपहर में अवेलेबल नहीं है तो टूरिस्ट विज़िट करते हैं और आगे दीव एक्सप्लोर करते हैं। आपकी जानकारी के लिए 1601 में ये चर्च बनना शुरू हुआ था और 1610 में बनकर कंप्लीट हुआ। तो समझ लीजिए कि 400 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है। चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं, दीव एक्सप्लोर करते हैं। हमारा अगला डेस्टिनेशन है INS खुकरी मेमोरियल। जैसा मैंने आपको बताया, हम INS खुकरी मेमोरियल विज़िट करने आए हैं। हमें सामने इस तरफ को जाना है। जहाँ पर अभी हम खड़े हैं 3 तरफ पानी है। आप सबसे पहले इधर को देखिए, हार्डली 50 मीटर पे समुद्र है। अब आप स्ट्रेट देखिए, मेमोरियल की बैक साइड पे पानी है, हार्डली यहाँ से 50 से 70 मीटर का डिस्टेंस है। और मेरे राइट हैंड साइड पे भी समुद्र है, यानी 3 तरफ सी और 1 तरफ लैंड। चलिए पहले मेमोरियल विजिट करते हैं, फिर समुद्र आपको नज़दीक से दिखाएंगे। हम मेमोरियल के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बड़े से ग्लास हाउस के अंदर INS खुकरी का स्केल्ड मॉडल है। अगर आप INS खुकरी के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। 1971 जब इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रही थी, दीव से लगभग 56 किलोमीटर दूर 2 इंडियन वॉरशिप्स INS खुकरी और INS किरपान वॉर के लिए निकल रही थी, रास्ते में थी। उसी दौरान उनको जजमेंट नहीं हो पाया कि वहीं पर पाकिस्तान की वॉरशिप है जिसका नाम हंगोर था। जजमेंट ना होने के पीछे कारण ये था कि जो सोनार सिस्टम था उस समय एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे था, तो ऊपर से सोनार इतना ज़्यादा पावरफुल भी नहीं था कि वो सही से जज कर सके कि दुश्मन की वॉरशिप कहाँ पर है। कहते हैं कि हंगोर ने एक बार अटैक किया किरपान पे, लेकिन किरपान बच गई। हंगोर ने सेकंड अटैक किया जो INS खुकरी के ऑयल टैंक पे लगा और 2 से 3 मिनट के अंदर INS खुकरी वहीं के वहीं पानी में डूबने लगी। तो आप इसे इमेजिन लगाइए, इतनी बड़ी वॉरशिप अगर 2 से 3 मिनट में डूब रही है तो किस कदर उसको डैमेज हुआ होगा। तो जब वो डूबने लगी तो उसके जो कैप्टन थे INS खुकरी के, श्री महेंद्र नाथ मुल्ला, उन्होंने वॉर फुटिंग बेसिस पे बहुत जल्दी करके जितनी लाइफ बोट्स थी, लाइफ जैकेट्स थी, अपनी टीम मेंबर्स को पहनाया और उनको पानी में भेजा कि आप, जिससे कि वो शोर तक पहुंच सकें, दीव पहुंच सकें या अपनी जान को बचा सकें। आखिरी तक श्री महेंद्र नाथ मुल्ला ने अपनी जान नहीं बचाई, अपने सारे टीम मेंबर्स को लाइफ जैकेट्स पहना के वो भेजते रहे। ऐसा कहते हैं कि इस घटना की वजह से 18 ऑफिसर्स ने अपनी जान गंवाई और 176 सेलर्स ने अपनी जान गंवाई। लास्ट में श्री महेंद्र नाथ मुल्ला वॉरशिप के साथ ही पानी में डूब गए। अगर वो चाहते तो अपनी जान भी बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे तो कारण हम नहीं जानते कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, कि अपनी जान नहीं बचाई या बचाने की कोशिश भी नहीं करी। लास्ट में उन्होंने ये पसंद किया कि मैं भी INS खुकरी के साथ ही पानी में डूब जाऊं। हमें किसी ने ऐसा भी बताया कि इंडियन नेवी में शायद ये पहली ही घटना ऐसी हुई है इतने सालों के अंदर जब इतना बड़ा समुद्री जहाज पानी में डूब गया और उसके कैप्टन भी पानी में ही डूब गया हो। तो जितना जानकारी मेरे पास थी उतनी मैंने आपके साथ शेयर करी। आप जब दीव आएंगे तो आप भी यहाँ पर श्रद्धांजलि देने ज़रूर आइएगा। अब हम यहाँ से थोड़ा नीचे की ओर चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर तीनों तरफ समुद्र है। आपको मैं थोड़ा सा यहाँ के व्यूज़ भी दिखाता हूँ। कुछ सीढ़ियाँ उतरकर मैं नीचे की तरफ आया हूँ और बैठकर यहाँ पर मैं समुद्र का नज़ारा देख रहा हूँ। देखिए कितनी एक्सक्लूसिव मूवमेंट है। राइट साइड जहाँ तक मैं देख सकता हूँ पानी है और लेफ़्ट साइड जितना दूर तक मैं देख सकता हूँ पानी है। कम से कम 360 डिग्री जो होता है ना, उसमें से 270 टू 280 डिग्री व्यू मेरा पानी से कवर्ड है और जो बाकी बच गया वो लैंड एरिया, क्योंकि पीछे हमारे लैंड है जहाँ पर अभी हम खड़े हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर अगर शाम के समय आए 5 बजे
5:30 बजे जब इतनी ज़्यादा तेज़ धूप ना हो तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, या अर्ली मॉर्निंग के समय है तो बेहतर रहेगा। लेकिन इस समय धूप होने के बावजूद मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। खुखरी मेमोरियल से अब हम गंगेश्वर महादेव मंदिर जा रहे हैं। 2 किलोमीटर का ये रास्ता है। आप देखो कितने सीनिक व्यू मस्त है। हम समुद्र के किनारे धीरे धीरे चल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने बड़ी सी पार्किंग भी बनाई हुई है। गंगेश्वर महादेव मंदिर एक्चुअली हम पहुँच ही गए हैं उसके बाहर। अगर आप चाहें तो गाड़ी यहाँ खड़ी करके काफ़ी देर तक समुद्र का ये नज़ारा एंजॉय कर सकते हैं। दिस प्लेस इज़ सो ब्यूटीफुल। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जो सबसे मेन अट्रैक्शन है ना दीव की, वो है अरेबियन सी का एक्सपीरियंस। आप कहीं भी जाओ, मतलब जहाँ पर हम जा रहे हैं मैं वहाँ नोटिस कर रहा हूँ, ऐसा लगता है आप समुद्र किनारे चल रहे हो, एकदम समुद्र किनारे चल रहे हो। तो दिन में 5 बार 6 बार आपको इस तरह से समुद्र के दर्शन होते रहते हैं। अब जैसे देखिए गंगेश्वर महादेव मंदिर के बाहर का ये नज़ारा अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप भी ये नज़ारा देखिए और उसके बाद आपको टेम्पल विजिट करवाते हैं। हम टेंपल के पास पहुंच चुके हैं, हमें यहां से नीचे की ओर जाना है। अभी हमने श्री गंगेश्वर महादेव मंदिर आकर दर्शन करे। यहाँ पर जो आप 5 शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं, कहते हैं ये 5 शिवलिंग लगभग 5000 वर्ष पुराने हैं। आज से लगभग 5000 वर्ष पहले पांडवों ने यहाँ पर आके शिवलिंग की स्थापना करी थी। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव शांति के लिए वन भटक रहे थे, भगवान शिव की आराधना कर रहे थे, तो यहाँ पर आके उन्होंने पूजा करी और शिवलिंग की स्थापना करी। इस स्थान की खास बात ये है कि हाई टाइड के समय जब समुद्र का पानी थोड़ा ऊपर की तरफ आता है तो समुद्र का जल यहाँ पर शिवलिंग में आके अभिषेक करता है। तो ये चीज़ आज से पहले मैंने कभी भी कहीं नहीं देखी। तो दिन में 2 बार आप ऐसा यहाँ पर आकर एक्सपीरियंस करेंगे कि समुद्र का जल आता है और शिवलिंग को टच करके वापस जाता है। ऐसा चलता रहता है। फिर इस समय लो टाइड का समय है तो जल यहाँ तक नहीं आ रहा, लेकिन आप देख सकते हैं कि जल यहाँ से अंदर आता है, अभिषेक करता है और वापस हो जाता है। एक चीज़ और, ये जो टेम्पल है ये केव के अंदर बना हुआ है और हमें काफ़ी लोगों ने बोला था ये मंदिर, ये स्थान लगभग 5000 वर्ष प्राचीन है। जैसा हमने आपको बताया पांडव यहाँ पर आए थे। 5-10 मिनट यहाँ पे रुकते हैं, थोड़ा समुद्र का नज़ारा देखते हैं, फिर हम यहाँ से नज़दीक में ही सी बीच है वहाँ चलेंगे। दीव के सबसे फेमस बीच नागवा सी बीच में हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर जैसे मैं आया हूँ ना, मैं एक्टिविटी लेवल देख के समझ गया हूँ कि सारे टूरिस्ट और कहीं जाए ना जाए यहाँ पर ज़रूर आते हैं। जैसे यहाँ पर खड़े होके ना सबसे पहले जो चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत सारी हैं। तो थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं और पता लगाते हैं यहाँ पे क्या क्या स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रही है। यहाँ पर आके मैंने पता लगाया वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के रेट्स के बारे में। तो भैया जो मैं आपसे समझाऊँ, जेट स्की करना है तो उसका चार्ज 300 रुपये है। ठीक है। अगर स्पीड बोट पे चलना है तो 200 रुपये एक आदमी का चार्ज है, और अगर पैरासेलिंग करनी है तो 1000 रुपीज़ पर पर्सन। मेरे को याद आ गया कर्नाटका, जब मैं गया था ना अभी हाल में, कोस्टल कर्नाटका होकर आया हूँ, वहाँ पर मैंने पैरासेलिंग की थी, बड़ा मज़ा आया था। आज मेरा जेट स्की करने का मन है, तो उसका चार्ज आपने बताया 300 रुपये। तो एक हमें आप जेट स्की करवाइए। चलो जी, जेट स्की करने के लिए हो गए हम तैयार, और ये है हमारी सामने जेट स्की। अभी जेट स्की कंप्लीट करके मैं बीच किनारे पहुंचा हूँ। बहुत मज़ा आया। जेट स्की एक ऐसी एक्टिविटी जो हर एज ग्रुप का पर्सन एंजॉय कर सकता है। एक चीज़ मैं यहाँ पर आके नोटिस कर रहा हूँ, कुछ लोग देखो पानी में उतरे हुए हैं यहाँ से 50 मीटर पे,
तो इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो बीच है ये एकदम ढलान नहीं है, धीरे धीरे ढलान होती है। तो शायद ये भी एक रीज़न है कि टूरिस्ट यहाँ पे आना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको अच्छे से नहाने को मिलता है, मतलब समुद्र में एंजॉय करने को मिलता है। चलिए, बढ़िया एक्सपीरियंस, कुछ देर यहाँ पे टहलते हैं, एंजॉय करते हैं, फिर देखते हैं आगे का क्या प्रोग्राम बनाना है। कुछ देर पहले मेरी एक सब्सक्राइबर से मुलाकात हुई। उन्होंने बोला आप यहाँ से जाने से पहले यहाँ का फेमस सोडा पी के जाना। तो इस समय मैं सोडा शॉप पे आ चुका हूँ। ये शॉप का आप नाम देख लीजिए, श्री राम विजय रिफ्रेशमेंट। अंदर चल के मैं भी देखता हूँ कैसा सोडा है और आपको भी दिखाता हूँ। बहुत डिफरेंट टेस्ट है। आज से पहले मैंने इस तरह का सोडा में फ्लेवर कभी टेस्ट नहीं किया, पहली बार टेस्ट कर रहा हूं। सोडा में वनीला आइसक्रीम का फ्लेवर, वेरी टेस्टी, बहुत ज़्यादा डिफरेंट। पहली बार पीते ही टेस्ट पसंद आ गया। आप लोग को कितने साल हो गए यहाँ पे ये बेचते हुए? पोर्चुगीज टाइम से 1933 से ये बनाई जाती है। अच्छा, 1933 से? हाँ, मेरे ग्रैंडफादर ने स्टार्ट किया था। अच्छा जी। सामने जो फोटो है आपके ग्रैंडफादर की है? हाँ। ओके। और क्या आपके पास आइसक्रीम? आइसक्रीम ये भी खुद बनाते हैं? हाँ। इन्होंने बताया इस एरिया में मिल्क विद आइसक्रीम एज ए कॉम्बिनेशन बहुत लोग पसंद करते हैं, तो मैंने अपने लिए मंगवा लिया है। ये देख लीजिए, मिल्क साथ में वेनिला आइसक्रीम का एक स्कूप है। जबरदस्त, क्या बात है। मेरे को ऐसा लग रहा है अगर मैं केवल आइसक्रीम खाता तो मुझे इतना स्वाद नहीं आता जितना यहाँ पे मिल्क के साथ आ रहा है, क्योंकि दूध में इलायची भी है और थोड़ा सा केसर भी है, तो उसका फ्लेवर है जो हमको इस कॉम्बिनेशन में बेहतरीन लग रहा है। जबरदस्त। पाँच मिनट पैदल चल के अपने होटल के बाहर मैं पहुंच चुका हूं। सामने आप देख रहे हैं होटल द ग्रैंड हाइनेस। यहाँ पर हमको डबल ऑक्यूपेंसी में 2000 प्लस टैक्स रूम टैरिफ पड़ा। अगर हम सैटरडे संडे के दौरान आए होते तो हम 3000 प्लस टैक्स दे रहे होते। इससे आप अंदाज़ा लगाइए, वीकेंड को टैरिफ 50% बढ़ जाता है। 3000 का कमरा 5000 का हो जाता है। तो आप प्लान करेंगे तो कोशिश करिए वीकडे हो, नहीं तो आपको टैरिफ ज़्यादा पे करना पड़ेगा। दीव क्योंकि यूनियन टेरिटरी है तो यहाँ पर लिकर अलाउड है, तो काफ़ी सब लोग जिनको लिकर में इंटरेस्ट होता है यहाँ पर वीकेंड के दौरान आते हैं, 1-2 दिन चिल करते हैं और उसके बाद वापस चले जाते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ आज क्या क्या एक्टिविटीज़ हमारी मिस हो गई। हमने आज सनसेट पॉइंट देखना था शाम को, जहाँ पर हमने खुखरी मेमोरियल देखा था ना, वहाँ से हम सनसेट देखना चाहते थे, वो मिस हो गया क्योंकि शाम के समय हम सी बीच पे थे। यहाँ पर केव्स हैं, हमने वो मिस कर दिए क्योंकि कोविड की बाद वो केव्स में एंट्री अलाउड नहीं है। जहाँ हम फोर्ट गए थे वहाँ पर बोट राइड होती है जिससे कि आप बाहर से वो एरिया घूम सकें, वो भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस होता है, लेकिन अभी कोविड के बाद वो एक्टिविटी रिज्यूम नहीं हुई है, तो ये 3 एक्टिविटीज़ हम नहीं कर सके। बाकी यहाँ पर एक बर्ड साइटिंग पॉइंट भी है, सुबह के टाइम वहाँ जाया जा सकता है। एनीवेज, हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो रहा है। आपसे मुलाकात हमारी अगले एपिसोड में होगी, जिसमें आप देखेंगे सोमनाथ जी का विजिट। कल यहाँ से हम सुबह निकलेंगे, 90 किलोमीटर डिस्टेंस है यहाँ से सोमनाथ जी का, तो आपको हम अगले एपिसोड में ज्वाइन करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।
₹20 एक आदमी का लगता है चार्ज। 10-12 लोगों का ग्रुप बन जाए तो ईजी रहता है, आप अच्छे से 12-15 मिनट की राइड कर सकते हो। सही है। पिछले 15 दिन में तो मैंने ये देखा है, आप गुजरात में कहीं पर भी कड़ी खिचड़ी खा लो, आप डिसअपॉइंट नहीं होगे, क्योंकि ये यहाँ की मेन आइटम है।